वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ बूस्टर सीरीज दोस्तों। तो ये जो लेक्चर है ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन के क्वेश्चन और मशीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इस सीरीज का। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम डीसी शंट मोटर के फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा। वो मोटर बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करने लग जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या सेम डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम में बता देता हूं कैसे बनता है शंट का, यहां से आप क्लियरली देख पाओगे। ये हमारा है शंट मोटर। यहां से हम दे रहे हैं सप्लाई, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। ये है हमारा फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर एफ। यहाँ पे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, और यहीं पे हमारा क्या है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से जो करंट आ रही है वो है लाइन करंट, यहाँ पे चली गई आर्मेचर करंट और यहाँ पे चली गई फील्ड करंट। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमने फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया। फील्ड वाइंडिंग को हमने शॉर्ट कर दिया, तो अब आप एक काम करिए, इस फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दीजिए। ये शॉर्ट हो गई। तो अब मुझे बताइए, जब हमने फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट किया, अब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्टेड है, तो शंट भी क्या हो गया शॉर्टेड। अब मुझे बताइए, जो भी करंट हम सप्लाई दे रहे हैं इस मोटर को, क्या उसमें से एक भी करंट इस आर्मेचर में जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि जो करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। शॉर्टेड पाथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है जीरो। तो पूरी की पूरी लाइन करंट या सप्लाई करंट इससे पास होके चली जाएगी, आर्मेचर में करंट नहीं जाएगी। तो जब आर्मेचर में करंट ही नहीं जा रही है तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है तो आप चाहे लोड लगा लीजिए वो काम ही नहीं करेगा, द मोटर विल नॉट वर्क, सो स्टॉप। जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है इसी में कि अगर आपने फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया तो क्या होगा। क्वेश्चन हमसे क्या दूसरा पूछा जा सकता है कि अगर हमने फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया तो क्या होगा। ये फील्ड वाइंडिंग को हमने ओपन कर दिया, मतलब फील्ड करंट कितनी हो गई जीरो। अगर फील्ड करंट जीरो हो गई तो जो फील्ड फ्लक्स है वो कितनी हो जाएगी जीरो। और हम जानते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। अगर फ्लक्स जीरो हो गई तो स्पीड कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। मतलब जो मोटर है वो डेंजरसली हाई स्पीड पे रोटेट करने लग जाएगी। सो अगर हम फील्ड को ओपन कर देते हैं तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, और अगर फील्ड को शॉर्ट कर देते हैं तो हमारा स्टॉप वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। अब अगर आपको नहीं पता कि ये फ्लक्स और स्पीड के बीच इनवर्स रिलेशन कैसे आया, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया होगा, P5NZ/60A। यहाँ पे और कुछ भी की बात नहीं हो रही है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। तो हमारा क्या बचा फ्लक्स और स्पीड। तो फ्लक्स इंटू स्पीड बराबर कांस्टेंट। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड को डिक्रीज होना पड़ेगा, यानी कि फ्लक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर आप लोग मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए, फील्ड को तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे अगर हम आर्मेचर को ओपन कर दें तो क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर हम डीसी शंट मोटर के आर्मेचर को ओपन कर देते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर की एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो डीसी शंट मोटर कैसी है, एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ होगा देख लीजिए। सबसे पहले तो इसे हम लिफ्ट में यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लेथ मशीन में यूज कर सकते हैं, आपने बी में यूज किया होगा लेथ मशीन में। हम इसे ब्लोअर्स में यूज कर सकते हैं।
हम इसे फैन में यूज कर सकते हैं, हम इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस होते हैं किसके, डीसी शंट मोटर के, और ये एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज हाईएस्ट नो लोड स्पीड। तो आपको सभी को पता है जो सीरीज मोटर है उसकी हाईएस्ट नो लोड स्पीड होती है, मतलब डेंजरसली हाई स्पीड, इतनी ज्यादा हाई स्पीड हो जाती है कि ये खुद को डैमेज कर सकती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे इस मोटर का नाम क्या है, सीरीज मोटर। सीरीज मोटर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हमने फील्ड को कनेक्ट कर दिया आर्मेचर के साथ सीरीज में। ये फील्ड वाइंडिंग वहां पे शंट में थी, यहाँ पे हमने इसी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब सीरीज में कनेक्ट किया, यहाँ पे हमने टर्मिनल वोल्टेज दे दिया, और यहाँ पे फील्ड करंट हमारा फील्ड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ। करेक्ट, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, मोटर हैज हाईएस्ट नो लोड स्पीड, तो सीरीज मोटर है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि सीरीज मोटर को जब हम नो लोड पे ऑपरेट करते हैं तो जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम इस मशीन को नो लोड पे ऑपरेट करेंगे, तो मुझे बताइए हमने आर्मेचर पे कोई भी लोड नहीं लगाया, तो क्या करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी या बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से सप्लाई से मोटर उतनी ही करंट ड्रॉ करेगी जितनी उसको ज़रूरत है अपने लॉसेस को सप्लाई के लिए, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से ड्रॉ की जा रही है सप्लाई से। अब देखिए जो करंट सप्लाई से मशीन ड्रॉ कर रही है वही करंट फील्ड वाइंडिंग से भी फ्लो हो रही है, वही करंट आर्मेचर वाइंडिंग से भी फ्लो हो रही है। और फील्ड वाइंडिंग या जो फ्लक्स को जनरेट करने का काम होता है वो किसका होता है, फील्ड वाइंडिंग का। मतलब फील्ड से करंट कम जा रही है तो फील्ड फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, कम। और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, अभी हमने देखा फ्लक्स कम है मतलब स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो सीरीज मोटर का जो नो लोड स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो होता है ट्रैक्शन में, दूसरा हम इसे क्रेन्स में यूज कर सकते हैं, एयर कंप्रेसर्स में, और सीविंग मशीन में। तो ये सारे होते हैं इसके एप्लीकेशंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, इसको मैंने जब सिंक्रोनस मशीन आपको पढ़ाया था तो पूरा प्रैक्टिकली बताया था। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर से हम पावर फैक्टर करेक्ट कर सकते हैं। सो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, इसे हम पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस की तरह भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या, फेज मॉडिफायर, फेज मॉडिफायर। अब देखिए इसे हम कैपेसिटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब जब हम इसे कैपेसिटर की तरह यूज करेंगे तो ये पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस की तरह काम करेगा। तो अब आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जब सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है और फेज मॉडिफायर की तरह काम कर रहा है तो दोनों के केस में एक्साइटेशन कितना होता है। तो दोनों के केस में सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइट होती है, दोनों के केस में सिंक्रोनस मशीन कैसी होती है, ओवर एक्साइटेड। फिर डिफरेंस क्या हुआ, मतलब जब हम कैपेसिटर की तरह सिंक्रोनस मोटर को काम पे ले रहे हैं तो सिंक्रोनस मोटर पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है, बट जब हम इसे फोर्थ फेज मॉडिफायर की तरह काम करा रहे हैं तो इस पे थोड़ा सा लोड लगा होता है। ये डिफरेंस है फेज मॉडिफायर और कैपेसिटर की तरह काम कराने में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या हो सकता है, पेपर मिल्स में या पेपर मेकिंग मशीन, और बॉल मिल्स, इन सब जगहों पे हम यूज करते हैं क्या, सिंक्रोनस मोटर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज जनरली यूज्ड इन टॉयज। तो कौन सी मोटर सबसे ज्यादा खिलौनों में यूज की जाती है, आप सभी को पता होगा ये शेडेड पोल मोटर है।
बट हम क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैंने लिए तो हैं 10 क्वेश्चन, बट हम अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो देखिए, शेडेड पोल मोटर को खिलौनों को अंदर क्यों यूज किया जाता है? तो खिलौनों के अंदर सबसे कम ध्यान हम किस चीज पे दे सकते हैं? एफिशिएंसी पे। अब खिलौने ज्यादा एफिशिएंट होने चाहिए ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं है। तो देखिए, खिलौनों में जो मोटर यूज की जाती है शेडेड पोल मोटर, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 5 to 35% एफिशिएंसी, राइट। दूसरा, जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत कम होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। दूसरा, ये सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सेल्फ स्टार्टिंग मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए और किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब शेडेड पोल मोटर से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो शेडेड पोल मोटर है वो मेन पोल से शेडेड पोल की तरफ रोटेट करती है या शेडेड पोल से मेन पोल की तरफ रोटेट करती है? तो ये हमेशा शेडेड फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल रोटेट करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या इसमें कैपेसिटर यूज करते हैं? तो इसमें कैपेसिटर यूज नहीं करते। क्या इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं? क्या इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं? इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी यूज नहीं किया जाता। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है कि जब मशीन 70% स्पीड पे पहुंच जाती है तो कैपेसिटर को सर्किट से अलग कर दे। जब यहाँ पे कैपेसिटर ही यूज नहीं कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज कर ही नहीं सकते। तीसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या कम्यूटेटर का यूज होता है? यहाँ पे कम्यूटेटर का यूज भी नहीं किया जाता, करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, शेडेड पोल मोटर के अंदर बहुत बार पूछी जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज फ्री फ्रॉम मैकेनिकल वाइब्रेशन? किस मोटर में हमें वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता? तो ये है हिस्टैरिसीस मोटर। तो ये आप सभी को पता होगा हिस्टैरिसीस मोटर, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं हिस्टैरिसीस मोटर से वो कौन कौन से हैं? ये हिस्टैरिसीस मोटर हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करती है, पहला पॉइंट। और आपसे ये पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें ना तो टीथ होता है ना वाइंडिंग होती है? तो ये हिस्टैरिसीस मोटर है। इट हैज नो टीथ एंड नो वाइंडिंग। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि जो हिस्टैरिसीस मोटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये हिस्टैरिसीस लॉस पे काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर है जो रोटेट करता है वो किस चीज का बना होता है? तो रोटर इज मेड अप ऑफ क्रोम स्टील। रोटर क्रोम स्टील का बना होता है। अब इसका स्टार्टिंग टॉर्क पूछा जा सकता है, हाई होता है कि लो होता है? इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? बहुत हाई होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हिस्टैरिसीस मोटर है वो अचानक से बहुत तेज स्पीड पकड़ लेती है। हिस्टैरिसीस मोटर यूज कहाँ होता है? तो टेप रिकॉर्डर्स में। एक और एप्लीकेशन है इसका, टेप रिकॉर्डर्स में यूज होता है। इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत क्वाइट होता है, बहुत आवाज नहीं करती है चलते टाइम, तो क्वाइट इन ऑपरेशन। इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कैसा होता है बताइए? हिस्टैरिसीस लॉस हाई होता है। हिस्टैरिसीस लॉस बहुत हाई होता है क्योंकि इसे काम ही किस पे करना है? हिस्टैरिसीस लॉस के प्रिंसिपल पे। अब ऐसी कौन सी मोटर है ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि वो रेस्ट से फुल स्पीड पे इंस्टेंटेनियसली स्टार्ट हो जाती है? तो यह है हिस्टैरिसीस मोटर। अब इस का जो रोटर है उसकी रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए? तो इसके रोटर की रिटेंटिविटी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो रोटर हैज हाई रिटेंटिविटी। आई होप आपको रिटेंटिविटी पता होगा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे
याद रखना है। यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है और ये एक ऐसी मोटर है जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं होती, नॉट इफेक्ट या नॉट सेंसिटिव टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि इन सेडेड पोल मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम, देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया, तो आप मुझे बताइए जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो कहां से कहां होती है, फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द मोटर इज यूज्ड फॉर वैक्यूम क्लीनर्स। तो ये यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है, ये हाई स्पीड पे काम करती है, हाई स्पीड पे काम करती है। अब इसमें आपसे अगर बोला जाए कि वैक्यूम क्लीनर के अलावा और किस किस जगह इसका एप्लीकेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक शेवर्स में और पोर्टेबल टूल्स में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं, प्लस मिक्सर्स में भी हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। अब इसका जो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किस मशीन पे बेस्ड होता है। सो इसका जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किसके जैसा होता है, डीसी सीरीज मोटर के जैसा होता है, राइट, डीसी सीरीज मोटर के जैसा होता है। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है उसको रिवर्स किया जा सकता है आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स करके या फील्ड टर्मिनल को रिवर्स करके, राइट। अब इसका जो स्पीड है वो कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसकी जो स्पीड है वो गियर ट्रेन्स, मैं आपको कभी बताऊंगा गियर ट्रेन्स कैसे काम करता है, बट बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको काम नहीं आएगा। सो स्पीड कैन बी रिड्यूस बाय गियर ट्रेन्स, राइट। और इसका स्पीड हाई होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो इतनी चीजें आप याद रखिए इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो छोटी मगर मोटी बातें, ये शक्तिमान जिसने देखा होगा उसको पता होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवाने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस मोटर की। तो हिस्टैरिसीस मोटर हमेशा लो पावर फैक्टर पे काम करता है और दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। पहला तो हिस्टैरिसीस मोटर का पावर फैक्टर लो होता है। दूसरा आपसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है और जो रनिंग टॉर्क है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए जो स्टार्टिंग टॉर्क है हिस्टैरिसीस मोटर का वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला एडी करंट लॉस और दूसरा हिस्टैरिसीस। बट जो रनिंग टॉर्क है वो हमेशा हिस्टैरिसीस पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर की। दूसरा हम बात करते हैं यूनिवर्सल मोटर की। तो यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है और ये स्पीड भी ज्यादा होती है इसकी। अब बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की। सो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है, पावर फैक्टर कम होता है। अगर कैपेसिटर रन मोटर की बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, पावर फैक्टर ज्यादा होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए जहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट जहाँ पे आपको लगेगा कि याद करना है सिर्फ, वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, जैसे कि सिंगल फेज मोटर के केस में होता है। जैसे आपको हिस्टैरिसीस मोटर है वो टेप रिकॉर्डर में यूज़ होता है, बाकी जो मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर यूज़ होता है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाट विल हैपन इफ वी शॉर्ट द सीरीज वाइंडिंग ऑफ क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर। तो देखिए क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड मोटर कैसे बनता है। मैं रफ सा डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए आपको। या लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। 1 सेकेंड, नीचे थोड़ा सा बनाते हैं इसको। क्यूमुलेटिव मोटर में आपको पता है कि दो वाइंडिंग यूज होती है, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग। जो सीरीज वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है और उसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RSE। जो फील्ड वाइंडिंग है या शंट वाइंडिंग है वो हमेशा आर्मेचर के साथ शंट में होती है। तो देखिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड का मतलब होता है यहाँ पे दो वाइंडिंग्स आपको दिख रही हैं तो फ्लक्स भी दो होगी, एक शंट फ्लक्स होगी, दूसरी सीरीज फ्लक्स होगी। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो इन दोनों फ्लक्स का सम होता है। शंट प्लस फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स, मतलब दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं या सेम डायरेक्शन में होती हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी शॉर्ट द सीरीज वाइंडिंग। अब हम सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं। तो सीरीज वाइंडिंग को हमने शॉर्ट कर दिया तो वाइंडिंग हट गई, तो सीरीज फ्लक्स भी जीरो हो गया। तो आप मुझे बताइए अब ये जो मोटर है ये किस मशीन की तरह काम कर रही है। ये शंट मशीन की तरह काम कर रही है, शंट मोटर। ये शंट मोटर ही तो हो गई, राइट। एक ही फ्लक्स बचा वो भी शंट का। और अगर आपसे पूछे स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। स्पीड और फ्लक्स दोनों का रिलेशन आपको मैंने बताया है, तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो आपको पता चल गया कि ये शंट मोटर की तरह काम करने लग जाएगी अगर हमने क्यूमुलेटिव कंपाउंड सीरीज वाइंडिंग हटा दिया। अब आप मुझे बताइए स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घट जाएगी या बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि द शेडेड पोल मोटर इज यूज्ड फॉर। तो जो शेडेड पोल मोटर यूज होती है वो कहाँ पे यूज होती है, लो स्टार्टिंग टॉर्क। मैंने आपको बताया था कि जो शेडेड पोल मोटर है वो कहाँ पे यूज होती है, खिलौनों में यूज होती है जिसकी एफिशिएंसी होती है 5 से 35%। और इसमें कैपेसिटर यूज नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होता, कम्यूटेटर यूज नहीं होता। और इसका जो स्पीड होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल। ये चीज आपको याद रखनी है। रोटेशन जो होता है फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल, फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल। अगर आपसे पूछता है कि शेडेड पोल मोटर का कोई एक और एप्लीकेशन बताइए, तो ये खिलौनों के साथ साथ और कहाँ पे यूज की जाती है, टाइम फोनोग्राफ में, याद रखिएगा। टाइम फोनोग्राफ यूज्ड इन, ऑल्सो यूज्ड इन टाइम फोनोग्राफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर हैज टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इनमें से किस जनरेटर का दो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है। तो ये होता है कंपाउंड मोटर के केस में, इस कंपाउंड जनरेटर के केस में कंपाउंड जनरेटर का दो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, बाकी शंट और सीरीज का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर हमारा शंट रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो क्या हमारी मोटर या सॉरी क्या हमारा जनरेटर काम करेगा या नहीं। दूसरा,
आपसे पूछा जाता है कि अगर हमारी जो स्पीड है जनरेटर की वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू क्रिटिकल स्पीड, तो क्या हमारा जनरेटर ऑपरेट करेगा या नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जनरेटर ऑपरेट करे तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो शंट रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मतलब शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस टू ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली, और जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड फॉर सेटिस्फैक्टरली ऑपरेशन। तो इन दो कंडीशन में हमारा मशीन ऑपरेट करेगा, इन दो कंडीशन में ऑपरेट नहीं करेगा, राइट। क्रिटिकल स्पीड इज द स्पीड ऑफ द जनरेटर बिलो विच इट फेल्स टू बिल्ड अप द वोल्टेज। क्रिटिकल स्पीड को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे आप बोल सकते हो, क्रिटिकल स्पीड किसी भी जनरेटर की वो स्पीड लिमिट होती है जिसके नीचे वो वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकता। और सेम अप्लाई होता है किसके लिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस के लिए। तो हम कैसे बोल सकते हैं, क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज द टोटल फील्ड रेजिस्टेंस above which जनरेटर फेल टू बिल्ड अप इट्स वोल्टेज। तो शंट रेजिस्टेंस या क्रिटिकल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस का वो लिमिट होता है जिसके ऊपर हमारा जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। और सेम अप्लाई होता है क्रिटिकल स्पीड के लिए। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इसको आपको अगर डिटेल में समझना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट है, शॉर्ट डबल ई कॉन्सेप्ट, उसमें इन दोनों चीजों को ग्राफ के थ्रू समझाया है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए फिर से हमारी जो फेवरेट स्लाइड है वो आ गई, छोटी मगर मोटी बातें। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन को समराइज करने वाले हैं। याद रखिएगा, बहुत आसान है और बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, शंट जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिव। अगर सीरीज जनरेटर का पूछे तो सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, नेगेटिव। अगर ओवर कंपाउंड जनरेटर का पूछे, अगर ओवर कंपाउंड जनरेटर का पूछे तो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नेगेटिव। अंडर कंपाउंड का पूछे, अंडर कंपाउंड जनरेटर, तो अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है पॉजिटिव। अगर फ्लैट कंपाउंड का पूछे, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर, तो ये होता है जीरो। सिमिलरली अगर डिफरेंशियली कंपाउंडेड का पूछे तो ये होता है पॉजिटिव। सेपरेटली एक्साइटेड का पूछे तो ये भी होता है पॉजिटिव। अब दो चीजें और ध्यान रखिए, जो सीरीज जनरेटर होता है उसका तो मैंने आपको बता दिया नेगेटिव होता है, तो ओवर कंपाउंड का भी तो नेगेटिव है। तो जो सीरीज जनरेटर है उसका पुअरेस्ट नेगेटिव होता है, पुअरेस्ट नेगेटिव। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड है उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो होता है पुअरेस्ट पॉजिटिव। और हम क्या जानते हैं, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो आइडियली कितना होना चाहिए, जीरो। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, लोड के घटने बढ़ने के साथ आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या, किस तरह से घट बढ़ रहा है, उसे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो टर्मिनल वोल्टेज हम क्या चाहते हैं, कांस्टेंट रहे। तो जो फ्लैट जनरेटर है वो हमें आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन दे रहा है, दैट इज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सीरीज में मिलता है, मैं आपको करवा देता हूं। सबसे ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन सीरीज का होता है, फिर डिफरेंशियली कंपाउंडेड का होता है, फिर ओवर कंपाउंडेड का होता है, फिर शंट का होता है, फिर सेपरेटली एक्साइटेड,
फिर उसके बाद अंडर एक्साइटेड, फिर फ्लैट कंपाउंड, सॉरी अंडर कंपाउंड, फिर फ्लैट कंपाउंड। तो मैंने आपको बताया था वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो सबसे खराब वोल्टेज रेगुलेशन होता है सीरीज का, सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होता है फ्लैट कंपाउंडेड का, ये होता है जीरो। सीरीज का होता है पुअरेस्ट नेगेटिव, डिफरेंशियल का क्या होता है पुअरेस्ट पॉजिटिव, ओवर कंपाउंडेड का होता है नेगेटिव, शंट का कैसा होता है, जो शंट का होता है वो होता है पॉजिटिव, सेपरेटली एक्साइटेड का कैसा होता है पॉजिटिव, अंडर एक्साइटेड का, सॉरी अंडर कंपाउंडेड जनरेटर का कैसा होता है पॉजिटिव। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक और चीज नोट कर लीजिएगा कि कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स जो होती हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट स्पीड ड्राइव, तो इसका जो पहला एप्लीकेशन आप लिखिएगा ये होता है फैंस में, एयर सर्कुलेटर और सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप मतलब वाटर पंप, और कांस्टेंट स्पीड ड्राइव लेथ मशीन। इसमें आपको हमेशा याद क्या होना चाहिए लेथ मशीन वाला। लेथ मशीन और कहाँ पे मैंने बताया था शंट मोटर के केस में, क्योंकि शंट मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है और लेथ मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के केस में भी मैंने लेथ मशीन का एग्जांपल लिया हुआ है। तो लेथ मशीन बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है। थैंक यू वेरी मच।